नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनु और मैं हूं विवेक। और कुछ देर पहले इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि सबसे बड़ी खबर क्या हम दिखाएं, तो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से जो हम तक पहुंची है ओरमांझी मामले से जुड़ी हुई, रांची के ओरमांझी मामले से जुड़ी हुई कि शेख बिलाल जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले का, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की, छापेमारी हालांकि जारी थी और इस मामले में शेख बिलाल आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। आरोपी शेख बिलाल से कड़ी पूछताछ की जा रही है और अब यह लग रहा है कि युवती की हत्या की गुत्थी सुलझ जाएगी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, सूत्रों के हवाले से एक खबर इस वक्त आ रही है, हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शेख बिलाल पकड़ा गया है। अब तमाम मामलों का खुलासा भी हो जाएगा। विवेक, सबसे बड़ी बात कि इस मामले में शेख बिलाल की जो पहली पत्नी थी उस पर दबाव डाला गया था, कड़ी पूछताछ की गई, उसके बाद कटा हुआ सिर जहां रखा गया था वो मिला और अब शेख बिलाल की भी गिरफ्तारी की खबर आ रही है। ओम प्रकाश हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं उनसे। ओम प्रकाश, शेख बिलाल पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, सूत्रों के हवाले से यह खबर या यह खबर पक्की हो चुकी है? जी विवेक, बता दें कि जिस तरह से ये खबर सामने आई थी उसके बाद से लगातार पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही थी और आरोपी बिलाल की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अब तक ये नहीं हो पाई है कि गिरफ्तार हो चुका है बिलाल, लेकिन जो विश्वसनीय सूत्र हैं उनके अनुसार हम बता सकते हैं कि बिलाल जो है वो अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है। उसकी गिरफ्तारी जो है वो ओरमांझी इलाके से ही हुई है, ऐसा हमें जानकारी मिली है और फिलहाल बिलाल से पूछताछ की जा रही है। बिलाल को बता दें कि जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम बिलाल के द्वारा दिया गया था वो कहीं ना कहीं उससे पूरी राजधानी रांची ही नहीं पूरा प्रदेश भी शर्मसार हुआ था और इस जघन्य हत्या को लेकर पुलिस पर भी काफी दबाव था, जिसके बाद पुलिस ने मामले में प्रकाश क्या ये हिंट मिल पा रहा है कि गिरफ्तारी कहां से हुई है, बिलाल को कहां से गिरफ्तार किया गया है? पुलिस का सूत्र क्या ये बता पा रहे हैं? जी, अब तक जो हमें जानकारी मिली है ओरमांझी थाना क्षेत्र के सिकिदरी इलाके से ही उसकी गिरफ्तारी हुई है। जो सिकिदरी घाटी के पास कुछ उसके एक दोस्त रहा करता था, उसी के घर से उसकी गिरफ्तारी हुई है, ऐसी जानकारी जो है हमारे पास छनकर आई है सामने। तो फिलहाल पुलिस के जो प्रकाश, अगर उसकी गिरफ्तारी ओरमांझी थाना क्षेत्र से ही होती है तो पुलिस पर और भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। हत्याकांड ओरमांझी थाना पुलिस के इलाके में ही होती है और पूरी रांची पूरा पुलिस प्रशासन जुटा था इस मामले की तह तक जाने में, और बिलाल की अगर गिरफ्तारी ओरमांझी से हुई तो सवालों के घेरे में कि ओरमांझी पुलिस चप्पे चप्पे को छान रही थी और बिलाल वहीं से मिलता है। जी, जाहिर तौर पर जो बिलाल की मौजूदगी है वो अब तक जो हमारे पास सामने जो जानकारी आई है वो ओरमांझी थाना क्षेत्र के इलाके से ही उसकी गिरफ्तारी हुई है और अपने एक दोस्त के घर में वो छिप कर रह रहा था। तो इस तरह की जानकारियां सामने आई है। अब देखना होगा कि पुलिस के द्वारा क्या कुछ इसका कब खुलासा किया जाता है और आधिकारिक पुष्टि इस पर कब तक आती है और बिलाल के साथ जो गिरफ्तार हुआ है बिलाल, उसके बाद जो गिरफ्तारी के बाद पूछताछ होती है तो उसमें किस तरह की बातें आती हैं, क्योंकि इस केस में अभी भी कई पहलू हैं जो अभी अनछुए हुए हैं कि वहां बिलाल की इस हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी, आखिर उसने इस हत्याकांड में उसके साथ कौन कौन से लोग शामिल थे, क्या उसने ये हत्या स्वयं की थी या फिर इसमें जो लोग उसमें शामिल थे वो लोग कहाँ हैं। तो इस तरह के तमाम सवाल जो हैं अभी सवालों के घेरे में ही है और बिलाल की गिरफ्तारी के बाद इन सवालों से भी पर्दा उठ सकता है। और बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमसे बातचीत करने के लिए। अनूप, 14 किलोमीटर का दायरा, 22 मिनट पहुंचने में लगते हैं। अगर आप कार से बाइक से जाएं तो मात्र 22 मिनट लगते हैं। 14 किलोमीटर के इस दायरे में बिलाल छिपा हुआ था और यह कहा जा रहा था कि पुलिस ढूंढ रही है, छापेमारी कर रही है, तो कोशिश इस बात को लेकर होनी चाहिए कि वो क्या जानकारी दे पा रहा है। हालांकि अभी तक अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। थोड़ा इंतजार करते हैं, थोड़ा इंतजार करेंगे जब पुलिस इस मामले में आधिकारिक बयान देगी और क्या कुछ जानकारी मिलेगी वो भी आपको हम बताएंगे। चलिए दूसरी खबर की बात करते हैं और बात कटिहार की करते हैं। जी हां, कटिहार में 5 अफगानी नागरिकों की गिरफ्तारी हुई थी और इस मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ। न्यूज़ 18 के हाथ में एक ऐसा दस्तावेज लगा है जो इस मामले में एक बड़ा खुलासा कर रहा है। इन 5 में से एक का नाम जो शेरगुल था, उसका एक LIC की पॉलिसी की जो दस्तावेज रसीद है वो न्यूज़ 18 के हाथ लगी है। और सबसे बड़ी हैरानी इस बात की कि जो LIC ऑफ इंडिया है
उसकी पॉलिसी सिर्फ इंडियन जो भारतीय हैं उन्हीं को दी जा सकती है, लेकिन शेरगुल जो है वो विदेशी था, उसे कैसे ये पॉलिसी मिल गई, ये हैरान करने वाली खबर है। हालांकि प्रबंधक जो हैं LIC के वो कह रहे हैं कि इसमें कागजातों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है। इसके बारे में तो जानकारी नहीं है मेरे पास कि उनकी कोई पॉलिसी थी, और हमारे पास कोई सरकार के तरफ से भी कोई सूचना नहीं आई है कि उनका LIC का पॉलिसी था। अगर और विदेशी नागरिक अगर था, हमारा सिटीजन नहीं, तो बीमा वो नहीं ले सकता है, लेकिन अगर लिया होगा, अगर है, अगर थोड़ी देर के लिए हम मान भी लेते हैं उनकी कोई पॉलिसी यहाँ पर थी, तो उन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ही हमारे यहाँ बीमा लिया होगा। 5 विदेशी नागरिकों के गिरफ्तारी के मामले में अब तक का एक सबसे बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 के हाथ लगा है। ये बताया जा रहा है ये 5 विदेशी नागरिकों में एक का LIC पॉलिसी भी था, जो ये कागज बताता है कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के ये पूरा खेल को रचने के लिए ये विदेशी नागरिक अपने आप को भारतीय साबित करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि LIC ऑफ इंडिया के जो नियम है उसके आधार पर माने तो किसी भी तरह से कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय LIC के पॉलिसी नहीं ले सकता है। हालांकि कैसे ये हुआ और किस तरह से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, इसकी जांच तो निश्चित तौर पर होगी, लेकिन एक बड़ा अपडेट यह है कि 1 महीना बीतने के बावजूद अब तक ना तो इन 5 विदेशियों का आश्रय देने वाला गिरफ्तार हुआ है और ना ही और एक जो विदेशी नागरिक अब तक फरार है उसकी गिरफ्तारी कटिहार पुलिस सुनिश्चित कर पाई है। ऐसे में कटिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और सुब्रत खुद हमारे साथ फोन लाइन पे इस खबर पर जुड़े हैं। सुब्रत, अगर फर्जी कागजात की बात कही जा रही है, फर्जी कागजात के जरिए इस विदेशी नागरिक ने लाइफ इंडिया इंश्योरेंस जो इंडियन इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो ले ली है, तो भी सवालों के घेरे में है ये इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि अगर फर्जी कागजात थे तो क्या उसकी जांच की गई या फिर नहीं की गई, इस पर सवाल खड़े होंगे अब। जी निश्चित तौर पर देखिए ये बहुत बड़ा खुलासा है और शायद अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। इस मामले पर लगातार हम लोग खुलासा करते रहे और ये सिर्फ बिहार के एक छोटे शहर के नहीं बल्कि देश भर का एक बहुत बड़ा खुलासा साबित हो सकता है, क्योंकि इसी माध्यम से कहीं ना कहीं देश विरोधी तत्व जो पैसा खपा रहे थे ये चर्चा लगभग पुष्ट हो चुका है और इस पर मोहर भी कई बार हमारी खबर पे बात लगती है। जहां तक LIC की इस पॉलिसी की बात है, ये अपने आप में चौंकाने वाले तथ्य है। LIC का दावा है कि किसी भी विदेशी नागरिक पॉलिसी नहीं खोल सकते हैं। इस बीच कैसे वो एजेंट इस पॉलिसी को खुलवाते हैं और LIC किस तरह से बगैर जांच किए ये पॉलिसी खोल देता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक और चौंकाने वाला विषय है, हालांकि ये LIC के साइट का विषय है, लेकिन हमारे सूत्र जो बताते हैं जो LIC के साइट जो है उसमें तो शेरगुल का तमाम जो दस्तावेज है वो अपलोड है, लेकिन फोटो गायब है। जबकि LIC का नियम ये होता है कि निश्चित तौर पर वो फोटो लगा होना चाहिए, यानी साइट पे भी फोटो उपलब्ध है। कहीं ना कहीं हो सकता है इससे और बड़े लोगों का मिलीभगत है और ताकि शेरगुल को कहीं ना कहीं भारतीय नागरिक स्टैब्लिश किया जाए और उसी के आधार पर एक बड़ा रैकेट रचने की साजिश। एक बड़ा रैकेट इसके पीछे काम कर रहा है। सुब्रत, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बड़ी कार्रवाई होनी है इसके पीछे, उन लोगों तक पहुंचना है जिन्होंने पॉलिसी बनाई, हालांकि इसने साइट के जरिए वहां तक प्रवेश किया या फिर किसी एजेंट का इसने सहारा लिया। और LIC में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बिना इसकी पहचान लिए हुए, बिना इसकी फोटो लिए हुए और अन्य दस्तावेजों को जांच किए हुए इसे पॉलिसी दे देता है, तो एक बड़ा सवाल यहां पर है। चलिए जरा पटना की तरफ रुख करते हैं और खबर यह है रुपेश सिंह हत्याकांड में कि पुलिस के हाथ 3 दिन बाद भी खाली है और ऐसे में जो 3 किलोमीटर का दायरा है, 3 किलोमीटर का जो दायरा है वहां तक जो भी CCTV लगे हुए हैं उनकी पड़ताल चल रही है। और बात है कि जो पुनाई चक का चौराहा है वहां पर CCTV लगा है, लेकिन CCTV वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन पुलिस ये ढूंढ रही है कि आसपास के मकानों में, दुकानों में जहां भी CCTV फुटेज हो उससे उस पूरे रास्ते की गतिविधि पता चल पाए कि रुपेश गुजर तो रहे थे, उनकी गाड़ी दिख तो रही है, लेकिन आगे पीछे कोई खबर कर रहा था, कोई आरोपी था, आरोपी का साथी था जिसकी पहचान हो पाए। और चलिए इस हत्याकांड के पीछे की जो सच्चाई है वो पुलिस सामने लाकर देगी, लेकिन विपक्षियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और ये कह रही है कि जो
15 साल पहले जो जंगल राज था उसे एक नया नाम मनोज झा ने आरजेडी की तरफ से दिया। उन्होंने कहा कि यह महाजंगल राज है। हालांकि इसके अलावा भी कई रिएक्शन आने शुरू हो गए। बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था चौपट है, इस पर एक जिम्मेवार विपक्ष के नेता के रूप में श्री तेजस्वी यादव जी सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार की नाकामी पर। सरकार सुशासन स्थापित करने में पूरी तरह से फेल रही है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। पुलिस प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है। अपराधियों के मनोबल जबरदस्त बढ़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन अपराधियों के सामने पस्त है और सत्ता में बैठे लोग सरकार बचाने के खेल में मस्त हैं। और देखिए, कांग्रेस भी इस मामले को लेकर हमलावर है और कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की। अखिलेश सिंह ने कहा कि अब नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति जो है सरकार चलाने की नहीं रह गई है। व्यवस्था नाम की कोई चीज बिहार में है नहीं और हम लोग तो समझते थे कि इस बार नीतीश कुमार नहीं आएंगे, लेकिन जोड़ तोड़ और इधर उधर करके नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री जरूर बन गए हों, लेकिन उनकी न तो मना स्थिति है चलाने की बिहार और इच्छा शक्ति पहले ही मर गई है जी। जिस तरह की नृशंस हत्या है उसमें मैं मांग करता हूं सरकार से कि इसकी। और चलिए अब शराबबंदी के बीच की एक वायरल हो रही तस्वीर को आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री का गृह जिला नालंदा और पार्टी मन रही थी शराब की और शराब के साथ कुल 11 लोग वहां इस वीडियो में आपको दिखाई देंगे। ये वीडियो है जो वायरल है। शराबबंदी वाले राज्य में ये क्या हो रहा है, यही एक बड़ा सवाल है। आप देखिए, हाथ में शराब की बोतल है और बड़े ही शान से इसे दिखाया जा रहा है, इसका वीडियो बनाया जा रहा है। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें 11 लोग शामिल थे और किस तरह शराब की बोतल लेकर शराबबंदी वाले राज्य में मौज मस्तियां खुशियां मिलने यार सस्तियां, रब तो दुआ में मंगा खुश तू रहे। ये रईसी है खानदानी, ये रईसी है खानदानी। और चलिए बात करते हैं बिहार में ठंड के कहर की। बिहार में ठंड बढ़ गई है। जी हां, ठंड बढ़ गई है। पछुआ हवाओं ने परेशानी बढ़ा दी है लोगों की। ठंड से लोग परेशान हैं। हालांकि किसान कह रहे हैं कि रबी की फसल के लिए यह ठंड बेहद फायदेमंद है। पटना में आज सुबह से घना कोहरा छाया हुआ था। पटना में ठंड का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। पटना में एक बार फिर से ठंडक ने दस्तक दे दी है और लगातार जो है वो तापमान, न्यूनतम तापमान गिरता जा रहा है। पिछले अगर एक दिन की बात करें तो यहाँ पे 4 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस जो है वो तापमान गिरा है। और देखिए यहाँ पे अभी तो गाड़ियाँ जो हैं वो दिन में लाइट जला के चलनी पड़ रही है क्योंकि कुहासा जो है वो बहुत घना है। और अगर विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी 100 मीटर से ज़्यादा यहाँ पे नहीं है और गाड़ियाँ जो हैं वो लाइट जलाकर चल रही हैं। और ठंड और कनकनाहट जो है वो मौसम में अचानक से फिर से बढ़ा है। यहाँ पे जो लोग हैं, ठंडा फिर से बढ़ा है। हाँ, ठंडा बढ़ा है, मुश्किल बढ़ी है, लेकिन ठंडा जरूरी भी है। ठंडा नहीं होगा तो रबी जो है या गेहूं है या फसल है ये नहीं होगा। इसके लिए ठंडा भी जरूरी है। ठंडा भी जरूरी है क्योंकि देखिए किसान अपने तरफ से सोचता है कि अगर फसल अच्छी होनी है रबी फसल तो उसके लिए ठंडा जरूरी है। परेशानी भी बढ़ी है ठंडा में, थोड़ा बढ़ी है। जनता के साथ थोड़ा परेशानी ठंडी से बढ़ी है, लेकिन ठंडी पड़नी चाहिए फसल के लिए, रबी फसल के लिए भी। और सब लोग के लिए बचाव चाहिए ठंडी से। हर बच्चे लोग को भी बचाव चाहिए ठंडी में। गर्म कपड़े सुरक्षित पहनकर घूमने की जरूरत है। हाँ, जरूरत है। हाँ, मुश्किल बड़ी है। मुश्किल बड़ी है। कितना ठंडा लग रहा है? ज्यादा ठंडा है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे एक बात साफ है कि ठंड जिस ढंग से लगातार तापमान गिरा है वो परेशानी बढ़ाने वाला है। लेकिन अगर किसानों की माने तो रबी फसल के लिए ये ठंडा का होना भी ज़रूरी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
चलिए, पटना में पछुआ हवाओं का जोर चल रहा है और लोग कांप रहे हैं, लेकिन रवि ये कह रहे हैं कि रबी फसल के लिए जरूरी है कि थोड़ी ठंड भी हो। अच्छी बात है, लेकिन एक बुरी खबर हम आपको बताते चलें कि मुजफ्फरपुर में मरे हुए कौवे और कबूतरों ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पूरे देश के अलग अलग कोने से बर्ड फ्लू की आशंका से जुड़ी तमाम खबरें आ रही हैं और ऐसे में मुजफ्फरपुर में खेत में मरे हुए कौवे और कबूतर मिले हैं। सरैया और जैदपुर इलाका है जहां पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि खेत में मरे हुए कौवे और कबूतर मिले हैं। लोग डरे हुए हैं इस आशंका से कि कहीं बर्ड फ्लू का असर ना हो। हालांकि सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए हैं और सैंपल्स की जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि इनकी मौत कैसे हुई। और चलिए बात मकर संक्रांति की, तो पूरे देश में मकर संक्रांति बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जी हाँ, लोग तिलकुट, चूड़ा, दही खा रहे हैं और इस वक्त आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं अपने पवित्र नदी या फिर तालाब में। जो भी आसपास है वहां आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, खगड़िया, पटना, बगहा, भोजपुर, मुंगेर और बक्सर की ये तस्वीरें जहां आस्था की डुबकी लगाते लोग। ठंड बेहद ज्यादा कड़कड़ाती ठंड है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। और गंगा स्नान का विशेष महत्व है। पुष्पराज हमारे साथ, हमारे सहयोगी बक्सर से कुछ तस्वीरें आपके लिए लेकर आए। बक्सर जिले में भी मकर संक्रांति की धूम देखी जा रही है। श्रद्धालु सुबह से विभिन्न घाटों पर डुबकी लगा रहे हैं और स्नान करके दान पुण्य कर रहे हैं। हम फिलहाल खड़े हैं बक्सर के रामरेखा घाट पर और यहाँ कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो बक्सर के रहने वाले हैं और बक्सर जिले के उत्तर प्रदेश जो सटा हुआ है यहाँ बक्सर से है, वहाँ से भी कई श्रद्धालु पहुँचे हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ खास है जो बक्सर के रामरेखा घाट पर लोग गंगा स्नान के लिए पहुँचते हैं। सर ये बताइए कि क्या महत्व है आज का जो रामरेखा घाट पर? आज मकर संक्रांति है। भगवान भास्कर मकर राशि में प्रवेश किए हुए हैं। इसमें गंगा जी का स्नान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और ये बक्सर जो रामरेखा घाट है, रामायण में भी इसका जिक्र है। यहाँ राम जी आए थे, उनका चरण पादुका रामरेखा घाट में स्थित है। यहीं ताड़िका के बद्ध किए थे और जग को संपूर्ण किए थे। यहाँ माँ अहिल्या देवी भी हैं, जिनके राम जी के पैर से पत्थर में स्पर्श होने से माँ अहिल्या तर गई और रूप में अपना प्रकट हुई। इसलिए बक्सर रामरेखा घाट का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन लोग यहाँ आते हैं। आज मकर संक्रांति के दिन यहाँ हजारों लाखों लाख की संख्या में 3 बजे भोर से यहाँ स्नान स्टार्ट है। 3 बजे भोर से शाम 6 बजे तक संध्या तक यहाँ स्नान दान सब चलते रहेगा। यहाँ राम धुन का भजन भी रामरेखा घाट पर भगवान राम का गुणगान हो रहा है। यही हमारी प्राचीन परंपरा है। हम बक्सर के निवासी, बक्सर जिले के रहने वाले मलियाबाग से आए हैं। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं में जो जोश है, जो उमंग है, आज मकर संक्रांति को लेकर पूरे सवाब पर है और लोग अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं और गंगा का स्नान कर रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और चलिए अब बात बगहा के वाल्मीकि नगर की करते हैं। जी हाँ, बगहा के वाल्मीकि नगर में भी त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग यहाँ भी पहुंच रहे हैं। भारत नेपाल की सीमा, यानी बिहार से सटा हुआ नेपाल का वो सीमा है। यहाँ पौराणिक नदी नारायणी, स्वर्णभद्रा और ताम्रभद्रा के संगम का बड़ा महत्व है। इन नदियों का नाम कालक्रम में गंडकी, सोन और तमसा हो गया है। संक्रांति उत्सव पर संगम स्नान का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि फलदायी होता है ये स्नान और इसे लेकर लोग आज यहाँ पहुंच रहे हैं। शुभ योग है और आस्था की डुबकी यहाँ लोग लगाते नजर आ रहे हैं। मरिया घाट से खास करके अनंत श्री कोटि हवनात्मक अम्बा महायज्ञ जो विश्व ब्रह्मांड के कल्याण के लिए चल रहा है, भारत के सर्वांगीण विकास के लिए चल रहा है। साथ ही साथ भारत को अतीत का गौरव प्राप्त हो और सब प्रकार से प्रकृति पर्यावरण की शुद्धि हो, इसके लिए जो यज्ञ चल रहा है उसका 1 करोड़ जब पूर्ण जाता है तो किसी विशिष्ट स्थली पर पूर्णाहुति होती है। चलिए, गया के ब्रह्मजोनी पहाड़ से जुड़ी एक अच्छी खबर में आपको बताते चलते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर एक बजट तैयार किया, एक योजना तैयार की। 3 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से
ये योजना इन पहाड़ों पर फलीभूत होगी। कई अलग अलग थीम्स पर यह पार्क बनाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी एलन लिली। केंद्र सरकार के द्वारा भगवान विष्णु की नगरी गया में एक जल्द खूबसूरत और मनोरम स्पॉट की सौगात लोगों को मिलने वाली है। नए वर्ष में वन विभाग की ओर से ब्रह्मयोनी पर्वत पर नगर वन बनाए जाने की योजना स्वीकृत हो चुकी है। इस ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाके में 50 हेक्टेयर में हजारों पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। नगर वन को इस तरह से विकसित किया जाएगा जहां बाहर से आए पर्यटक व सैलानी कुछ देर के लिए सुकून पा सकेंगे। नगर वन में प्रवेश के लिए विभाग ने एक टिकट काउंटर भी खोलेगा। वहीं सैलानियों को टिकट बुक कराने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की भी व्यवस्था कराई जाएगी। इस नगर वन परिसर में अलग अलग थीम पर कई गार्डन बनाए जाएंगे जहां छोटे बच्चे से लेकर युवा, महिलाएं, बुजुर्ग हर किसी को उनकी पसंद का गार्डन देखने को मिलेगा। वन विभाग ने इस पूरी कार्य योजना की प्लानिंग पिछले साल ही कर ली थी। उसे मूर्त रूप देने का समय अब इस वर्ष पूरा होने वाला है। इस नगर वन में वैदिक नक्षत्रों के नाम पर अलग अलग तरह के खूबसूरत सजावटी पौधे लगेंगे। वाटरफ्लाई गार्डन में ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जहां रंग बिरंगी तितलियां आकर बैठती हो। वहीं चेस बोर्ड गार्डन में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे मानो पूरा गार्डन चेस बोर्ड पर बनाया गया हो। वहीं स्मृति गार्डन भी का निर्माण कराया जाएगा। वहीं जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, रनिंग ट्रैक के अलावे और भी कई तरह की चीज़ों का आपको देखने को मिलेगा। बता दें कि इस नगर वन की योजना को पूरा करने में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही अपना सहयोग देगी। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और चलिए बात शराब तस्करी के नए तस्करों के नए कारनामे के नए तरीके से शराब की तस्करी की जा रही है। जी हां, खगड़िया से खबर आई है जहां एक मेडिकल स्टोर में दवाई के नाम पर शराब की तस्करी हो रही थी और दिल्ली से बकायदा कुरियर से शराब भेजी जा रही थी। हालांकि पुलिस को जब इसकी सूचना मिली, पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी में 6 कार्टन शराब बरामद किए हैं। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में मां और बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। इस तस्करी में दुकानदार जो सोनू है उसका बड़ा भाई भी शामिल है, जो दिल्ली से शराब की खेप खगड़िया भेजता था। और चलिए खगड़िया के बाद जरा विक्रम की तरफ रुख करते हैं। वहां भी 90 लाख की शराब बरामद की गई है। लेकिन आप समझिए कि नए साल के बाद अब होली की तैयारी चल रही थी, इसीलिए इतनी बड़ी खेप को मंगाया गया था। 579 कार्टन शराब बरामद की गई है। दिल्ली से यह शराब की खेप लाई जा रही थी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।